हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इंडसइंड बैंक जो कि अपने Q2 अपने क्वार्टरली रिजल्ट के बाद 18% से ज़्यादा गिर गया है और इसकी ये गिरावट लगभग एक सप्ताह से एक महीने से चल ही रही है। तो चलिए हम आज जानेंगे कि क्या इसमें अभी इन्वेस्ट करना सही है, क्या ये सही मौका है और इसके कारण क्या हैं। जो इंडसइंड बैंक का जो शेयर प्राइस है वो आखिरकार इतना ज़्यादा क्यों गिर रहा है। तो इसके हम कुछ कारणों को देखेंगे और जानेंगे कि क्या इसमें निवेश करना सही है नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए, हम जान लेते हैं कि ये जो बैंक है लगभग एक सप्ताह से 23% और पिछले एक महीने में अगर हम देखेंगे तो 28% से ज़्यादा गिर चुका है। उसी के बाद हम देख लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस से और इसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल तो भाई इसके बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि देखिए मार्केट कैप कितना है, लगभग 81,000 करोड़ है इसका मार्केट कैप और पीई रेशो भी इसका लगभग एकदम ज़बरदस्त तरीके का पीई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीई भी एकदम तगड़ा है और ईपीएस देखिए आप 104 रुपये का ईपीएस है और पीवी रेशो भी बहुत अच्छा है। ये आपका अच्छा माना जाता है, जो पी रेशो है 20 से कम अच्छा माना जाता है। तो देखिए मतलब एकदम कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, इसके फंडामेंटल्स में। और अगर हम बात करें तो इसके डेब्ट टू इक्विटी की, तो यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं किया गया है, हम इसको डेब्ट फ्री मान के चल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि इसकी जो बुक वैल्यू है वो भी बहुत ही अच्छी है, 837 रुपये की बुक वैल्यू है। साथ ही साथ ये डिविडेंड भी दे रहा है, तो एक सही स्टॉक माना जा सकता है। तो फंडामेंटल के हिसाब से तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही मजबूत शेयर अभी हमें दिख रहा है। तो अभी हम जानेंगे, अभी आप थोड़ा इसका हम ठीक से एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल पे भी जाएंगे और पहले हम इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं कि फाइनेंशियल में क्या है। अभी अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू बढ़ा है। अगर हम पिछले रिवेन्यू की बात करें तो 14,988 करोड़ था, इस बार कितना है 14,871। तो थोड़ा सा क्या है कि गिरा है रिवेन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसे अगर हम ईयरली देखें तो रिवेन्यू क्या है, बढ़ा है। यहाँ पे देखिए रिवेन्यू क्या है, बढ़ा है, अगर इसे हम ईयरली बेस पे देखें। अब प्रॉफिट देख लेते हैं, तो प्रॉफिट क्या है कि प्रॉफिट भी गिरा है सितंबर 2024 में। और शायद यही कहीं ना कहीं एक कारण है कि ये जो शेयर है पिछले एक महीने से गिर रहा है। और इसको हम गिरावट भी मान सकते हैं और इसको हम करेक्शन भी मान सकते हैं। देखिए मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि आप इसमें मतलब गिरावट आ गई है, भारी भरकम कोई गिरावट आ गई है, ठीक है ना। इसे आप एक करेक्शन के तौर पे भी देख सकते हैं, इसे आप एक री इन्वेस्ट का मौका भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी आप जब देखेंगे इसके टेक्निकल को तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर आपको अपना पैसा निकालना है। चलिए, तो अगर हम इसके ईयरली प्रॉफिट को देखें तो दोस्तों ईयरली जो इसका प्रॉफिट है वो ओवरऑल क्या है, बढ़ रहा है यहाँ पे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, स्टॉक में कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वार्टरली में कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक दो क्वार्टर में कोई प्रॉफिट कम हो जाता है तो इससे स्टॉक पे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो पहला जो है हम जून में चलते हैं, तो देखिए जून में जो है म्यूचुअल फंड कितना है, 19.91%। ये कितना है आपका जो एफ आई आईस हैं वो कितना है, 38.40%। तो दोस्तों मैं यहाँ पे दो तीन ही देखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे डी आई आई कितना है और एफ आई आई कितना है और म्यूचुअल फंड देखता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में क्या है कि कितना बढ़ा है घटा है, ये मैं चेक करता हूँ। उसी से मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि ये जो स्टॉक है वो भी सही है या नहीं है। तो चलिए, अब हम सितंबर का देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये कितना है, 34.10%। और म्यूचुअल फंड इसमें मतलब क्या है कि इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, 22% क्या है हो गया है, पहले 19% था। तो म्यूचुअल फंड बढ़ा है, तो इसका मतलब स्टॉक बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अपना निवेश कर रहे हैं जो म्यूचुअल फंड वगैरह हैं। अभी हम चलते हैं इसके उस कारण पर चलते हैं कि स्टॉक क्यों गिरा। तो दोस्तों पहली जो बात है कि स्टॉक क्यों गिरा, मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसका एक क्वार्टरली रिज़ल्ट आया, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या हो गया है, उसमें मतलब इसे थोड़ा सा नुकसान हुआ है, तो उसकी वजह से क्या है कि डाउनफॉल इसमें देखने को मिला है। लेकिन अगर आप साथ ही साथ चेक करें कि डाउनफॉल तो केवल आज दिखा हमें, डाउनफॉल कब दिखा हमें, आज दिखा ये 18% का। लेकिन इससे पहले अगर आप देखो ना तो स्टॉक ना अपना एक बेहतर तरीके से क्या कर रहा है, करेक्शन दे रहा था अपना। लेकिन जैसे इसका
क्वार्टरली रिजल्ट क्या हुआ, अनाउंस हुआ ना, अनाउंस जैसे हुआ और ये 18% से ज़्यादा गिर गया। क्योंकि एक तो पहले ही माहौल चल रहा है, डर का माहौल चल रहा है कि भाई हर तरफ से मतलब हाहाकार मचा हुआ है। जैसे कि मतलब क्योंकि एफआईआईज़ अपना पूरा पैसा निकाल रहे हैं और चाइना की मार्केट में डाल रहे हैं। इससे तो मतलब आपको जानकारी होगी, ये जानकारी तो आपको होगी, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को देखें तो स्टॉक प्रॉपर तरीके से अपना आप को क्या कर रहा था, करेक्शन दे रहा था, ठीक है ना। और करेक्शन देता देता यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा चेक करें तो कितना करेक्शन दे चुका था, 22% का करेक्शन दे चुका था। लेकिन इस एक ही दिन में कितना गिर गया, ये 18% गिर गया, जिसकी वजह से स्टॉक में एक भारी भरकम हमें देखने को मिल रही है, गिरावट। लेकिन इसको हम गिरावट नहीं कह सकते, बस डर है और कुछ भी नहीं है। ये एक मौका है, अच्छे जो मतलब नए इन्वेस्टर हैं वो चाहें तो मतलब स्टॉक को भी ख़रीद सकते हैं। देखिए मतलब इसमें कोई आपको सलाह नहीं दी जा रही है कि आपको स्टॉक ख़रीदना ही है, ये आपकी अपनी इच्छा है, अपनी मर्ज़ी है। तो मैं अगर इसको अभी वीकली पे देखूं तो वीकली चार्ट अगर मैं इसका देख रहा हूं तो ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। आप भी मतलब इस तरह से बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं वीकली पे देखूँ तो देखिए अपना बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से क्या कर रहा है एकदम। हम यहाँ पे 2-3 चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है ना, कि एक तो वीकली पे इसका कैसा परफॉर्मेंस है और बाकी इसका हम चेक कर लेते हैं कि आरएसआई और वॉल्यूम वगैरह क्या है, ठीक है। तो देखिए मैंने वीकली पे मतलब चार्ट को लगाया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीकली पे ना अगर आप चेक करोगे तो स्टॉक में ज़रा भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है। मतलब रेजिस्टेंस मान के मतलब नीचे आ रहा है और सपोर्ट को देखिए कि सपोर्ट मान के मतलब ऊपर जा रहा है। तो स्टॉक में अभी तक अगर आप देखो तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ चेक करो कि देखो स्टॉक यहाँ से मतलब नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे। तो यहाँ पे नहीं, नीचे आ ही रहा था स्टॉक नीचे आने के साथ साथ ही अपना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा था, कोई भी समस्या इसमें नहीं थी। लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि बेचारे का इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट आ गया जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब उसने इस पर डाल दिया। अब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, अब लोगों में एक वैसे ही मतलब एक होड़ मची है बेचने की, क्योंकि एफआईआईज़ बेच रहे हैं तो भाई तुम भी बेचो, जब विदेशी बेचेंगे तो हम भी बेचेंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि भाई मतलब अगर कोई बेचेगा तो तुम भी बेचो, ठीक है। आप अगर होल्ड किए हुए हैं तो आप होल्ड रख सकते हैं इसको, ये जल्दी ही मतलब उठ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत स्टॉक में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपने फंडामेंटल्स देख लिए हैं। टेक्निकल मैंने आपको ये दिखा दिया है कि स्टॉक मतलब प्रॉपर तरीके से अपने आप को क्या कर रहा था। देखिए यहाँ पे अपने आप को प्रॉपर तरीके से रेजिस्टेंस की तरफ मतलब सपोर्ट की तरफ लेके आ रहा था, ठीक है ना। करेक्शन अपने आप को दे रहा था, तो स्टॉक में एक नेगेटिव न्यूज़ की वजह से ये पूरा 18% टूट गया, ठीक है। अभी अगर हम इसका वॉल्यूम की बात करें तो देखिए वॉल्यूम ओवरऑल क्या हो रहा है। वॉल्यूम वैसे तो यहाँ पे इसका टिक सा गया है, ठीक है ना, मतलब एक ही जगह है, कोई ज़्यादा मतलब बढ़त घटत नहीं है। यहाँ पे चेक कीजिए कि वॉल्यूम क्या है कि एक जैसा ही है, मतलब कंसोलिडेशन फेज़ हमें वॉल्यूम में दिखाई दे रहा है, मतलब कोई उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ चेक करें कि इसका आरएसआई, तो आरएसआई दोस्तों इसका आ गया है कहाँ पे, 21 पे। तो जब आपने मतलब आरएसआई के बारे में ये पढ़ा होगा कि आरएसआई अगर 30 से नीचे हो तो इसका मतलब है कि स्टॉक क्या हो गया, ओवर सोल्ड हो चुका है, ठीक है ना। तो ओवर सोल्ड होने की वजह से अब मतलब स्टॉक में ज़्यादा बिकवाली नहीं आएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगी, क्योंकि जितना इसको गिरना था ना वो गिर चुका। अब गिरा हुआ आदमी और क्या ही गिरेगा भाई, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे ना इसके लिए एक छोटा सा क्या लगाया है, सपोर्ट लेवल लगाया, क्योंकि इसने अपने इस वाले सपोर्ट को तो भाई तोड़ दिया। तो मैंने इसके लिए एक सपोर्ट लगाया, अगर यहाँ से स्टॉक मतलब इसको सपोर्ट की तरह मानकर ऊपर जाता है तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप भी थोड़ा सा इसमें अपना एनालिसिस कर लें और 2-4 वीडियोस और देख लें किसी की, ताकि आपको एक बेहतर मतलब आइडिया मिल जाए कि हमें क्या डिसीजन लेना है। क्योंकि पैसे की बात है भाई, और पैसे की बात पे किसी की भी बात को आपको मानना नहीं चाहिए, ठीक है ना। बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है तो इसको बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे देखिए एक न्यूज़ आप देख लीजिए, ये मनी कंट्रोल पे मतलब पब्लिश है। तो यहाँ पे क्या है कि एक इमाकी ग्लोबल फाइनेंशियल ने मतलब इस पर रिपोर्ट किया है कि अब जो इंडसइंड बैंक है उसमें क्या होगा, एक रिवर्स आने वाला है, मतलब बुलिश रिवर्स आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इन्होंने अपना एक टारगेट प्राइस भी दिया है कि 1650 रुपये इनका टारगेट
प्राइस है, ठीक है। और ये जो खबर है ये 25 अक्टूबर 2024 की है। तो आप इस स्टॉक पे अपने नज़र बना के रख सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ में भी मतलब काफ़ी लोग मतलब एक्टिव हो गए हैं और इस स्टॉक को मतलब अपनी पोजीशन बनाने में लग गए होंगे, और कुछ लोग जो है वो बनाने का भी सोच रहे होंगे, ठीक है ना, प्लान कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, आ गए हम स्क्रीनर पे। तो अब हम देख लेते हैं कि इंडसइंड बैंक के मतलब कितने एटीएम वगैरह हैं, कि क्या इसकी बिज़नेस पे पकड़ है या नहीं है, और कितने इसके मतलब कहाँ कहाँ इसका बिज़नेस फैला हुआ है। तो ये सब हम देख लेंगे कि इसका कस्टमर बेस कितना है, लोन बुक इसका कहाँ कहाँ जा रहा है, तो ये सब हम देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए तो दोस्तों, इसका जो लगभग ब्रांचेस हैं तो काफ़ी हैं। मतलब अगर हम देखें कि 2286 जो हैं इसके बैंकिंग आउटलेट्स हैं, मतलब इसके बैंक्स हैं इतने। और अगर हम देखें कि इसके कितने हैं, 2836 BFIL ब्रांचेस और 1817 क्या हैं व्हीकल फाइनेंस मार्केटिंग हैं, और लगभग आप इसके देखें कि 2783 ATMs हैं। अगर हम एक बात इसका चेक करें तो ओवरऑल अगर इसका देखें कि अर्बन में मतलब 25% मतलब ये अपना बिज़नेस करता है, और रूरल एरिया में 23% अपना बिज़नेस करता है, और मेट्रो एरिया में साहब आपका 32%, और सेमी अर्बन में साहब का 20% मतलब ये बिज़नेस अपना करता है। दोस्तों ब्रांचेस के हिसाब से और जो इसका डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। कोई भी मतलब किसी भी तरह की कोई मुझे समस्या नहीं लगती है। अगर इसका हम कस्टमर बेस देखें तो लगभग 32 मिलियन है, ठीक है ना, लगभग 32 मिलियन इसका क्या है कस्टमर बेस है, जो कि 1,33,000 विलेजेस को कवर करता है। अब उसके बाद अगर हम देखें कि लोन बुक मतलब इसका कहाँ कहाँ मतलब जा रहा है, तो 26% क्या है कि व्हीकल फाइनेंस से कमा रहा है, और नॉन व्हीकल रिटेल 16%, माइक्रो फाइनेंस 12%, मिड साइज़ कॉर्पोरेट 17%, और लार्ज कॉर्पोरेट से 25%, और स्मॉल कॉर्पोरेट से 4%, ठीक है। तो ओवरऑल ये भी इसका काफ़ी है और तगड़ा है। मतलब इसने डाइवर्सिफाई किया हुआ है अपने लोन को, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे मतलब लोन दे रहा है, एक ही जगह से कमा रहा है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इसने अपने लोन बुक को भी काफ़ी डाइवर्सिफाई किया हुआ है, ठीक है ना। और अगर इसमें आप इसमें देखिए कॉर्पोरेट लोन को अगर आप चेक करें तो देखिए NBFC में 4%, जेम्स एंड ज्वेलरी में 4%, रियल इस्टेट में 4%, स्टील में 2%, लीज रेंटल में 2%, और पावर जनरेशन में 1%। मतलब इसने फूड बेवरेज रोड प्रोजेक्ट्स पावर जनरेशन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब अगर आप इसका ओवरऑल चेक करें ना तो इतना डाइवर्सिफाई मतलब बिजनेस है कि मतलब बैंक के गिरने का कोई ऐसा कारण नहीं है कि आपको लॉन्ग टाइम में अगर आपको रिटर्न ना बना के दे, लॉन्ग टाइम में आपको रिटर्न बना के देगा। अगर आप इसमें मतलब अपनी पोजीशन बनाते हैं तो ये तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि आपको लॉन्ग टर्म में मतलब एक बेहतर रिज़ल्ट देगा, एक इतना बढ़िया मतलब आपको मुनाफा बना के दे सकता है कि जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बस इतना ही था। मैंने आपको काफ़ी कुछ दिखा दिया है। आप अपना मतलब विचार, आप अपना मतलब एक कंसर्न मतलब इसमें बना सकते हैं कि आपको अब इसमें मतलब पोजीशन बनानी है या नहीं बनानी है। अगर आपने पोजीशन बनाई हुई है तो होल्ड करनी है या फिर उसको बेचनी है। मैंने काफ़ी आपको इसका एनालिसिस कर दिया है। और दोस्तों, आपको एनालिसिस कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।